यूपीपीसीएस में जीएस पेपर 3 का एग्जाम हुआ है, तो इसका हम लोग एनालिसिस देख लेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर से, साइंस एंड टेक से, इन्वायरमेंट से और इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपका स्टैटिक भी होंगे और करंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सारा क्वेश्चन देख लेंगे और हर क्वेश्चन का हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में हम लोग को लिखना था। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के हस्तकला उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान कीजिए एवं उन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हस्तकला उद्योग की चुनौतियों के बारे में लिखेंगे, तो इसमें परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था कि हस्तकला उद्योग ग्रामीण कारागारों को रोजगार देने वाला श्रम गहन क्षेत्र है, जो सांस्कृतिक महत्व रखता है किंतु कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा भी एक दो लाइन आप लिख सकते हैं। बाद में हमारा जो कि हमारा मेन बॉडी है उसमें क्या लिखना, मुख्य चुनौतियां क्या क्या है, जैसे कि मशीन निर्मित एवं आयातित सस्ते सामान से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है। ऋण एवं आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुंच है, मतलब उसमें क्या है कि ऋण इन लोगों को बहुत कम मिल पाता है, जो कि बड़े इंडस्ट्री को ज़्यादा मिलता है। कच्चे मालों की कमी है, बाजार संपर्क की कमी है, मतलब कि बाजार से इनका इनका कनेक्शन कम रहता है। मध्यस्थों पर बहुत ज़्यादा, मीडिया जो बीच वाले बिचौलियों पर ज़्यादा निर्भर है। कम डिजिटल साक्षरता एवं युवाओं में पारंपरिक कौशल की प्रति घटती रुचि, ये हम लोग का की पॉइंट था। अगला इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखना था जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने क्या किया इसके लिए, ये योजनाओं में पैसे दिए हैं और भी इसके लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई वो भी लिखना है, जिससे राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास एवं प्रशिक्षण परिषद जैसी योजनाओं, कौशल यूनियन एवं डिजाइन नवाचार से कारीगरों को सशक्त एवं सशक्त बनाकर निर्यात बढ़ाया जा सकता है, तथा विरासत संरक्षण के साथ सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो हमको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि हस्तकला उद्योग ग्रामीण कारीगरों को रोजगार देने वाला श्रम गहन क्षेत्र है, जो सभी सांस्कृतिक महत्व रखता है। बाद में चुनौतियां लिखना है, बाद में इसमें अपने तरफ से जो हम इसमें कंक्लूजन दे सकते हैं वो लिखना है। अगला हमारा है कि नए विमान संरचना का विकास हुआ है एवं कनेक्टिविटी एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। बाद में हम लोग को बॉडी में क्या लिखना है कि नए एयरपोर्ट हैं जो क्षेत्रीय पहुंच सुधारते हैं, जैसे कि कुशीनगर में हो गया एयरपोर्ट, और हमारा एयरपोर्ट इलाहाबाद में हो गया, बनारस में हो गया, जो जो क्या करते हैं, ये पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा देते हैं। औद्योगिक गलियारा है, जैसे डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि निवेश आकर्षित करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं, तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज के लिए कार्गो आवागमन को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारा लिखना था मेन बॉडी में हमारा। अगला कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या है, 50 से अधिक नए विमान, एयरपोर्टों की योजनाएं समावेशी औद्योगिकरण एवं क्षेत्रीय विकास के लिए जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मतलब कि नए एयरपोर्ट बनने से क्या होता है, जीडीपी में बढ़ती है, साथ में ये योजनाओं का समावेशी औद्योगिकरण करता है, ये हमको लिखना था। अगला हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न है हमारा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एज डेवलप्ड बाई एनएसएसओ। एनएसएसओ के इसमें लिखना, भारत में जो एनएसएसओ है द्वारा विकसित बेरोजगारी अवधारणा पर चर्चा कीजिए। तो आप सबसे पहले इसमें ये भी दे सकते हैं कि बेरोजगारी किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन से मिनिस्ट्री है, बीच में आपको फैक्ट्स भी लिखना होता है। एनएसएसओ के अनुसार बेरोजगारी, तो क्या है, एनएसएसओ अपनी रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षणों में गतिविधियां स्थिति पद्धति से बेरोजगार मापता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अगले में क्या लिखना है, ये व्यक्ति के सामान्य, मतलब ये 365 दिन आदमी क्या रोजगार कर रहा है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या है, एक सप्ताह में 1 घंटा के अनुसार उसको क्या मिलता है, वर्तमान और दैनिक स्थिति क्या है उसके बारे में लिखना है। इसमें जो जो छूट रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग को लिखना है। इसका इसका हम लोग का कंक्लूजन क्या लिखना है, ये अवधारणाएं छिपी एवं खुली बेरोजगारी को स्पष्ट करता है। जो जो बेरोजगारी का कारण है उसमें सरकार की योजनाओं के साथ जो इसका कम करना चाह रही है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो बहुत सारे जो लाडली बहना योजना है, मैया बहन योजना है, जो कि अन्य राज्यों के, उसका भी आप डाल सकते हैं। आगे हमारा है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के बारे में लिखना है हमें। हाउ आर डिजिटल पेमेंट सिस्टम आर प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये आजकल डिजिटल है, जो कि बहुत चला हुआ है। यूपीआई, एईपीएस, रुपए जैसे डिजिटल भुगतान प्रणालियों वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहे हैं, ये लिखना था। यूपीआई आधारित मोबाइल सिस्टम है जो कि पेमेंट को आसान बनाता है। एईपीएस है जो कि बैंकिंग को सुविधा को आसान बनाता है और नकदी निर्भरता को कम करता है। 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद से अभी कितना यूपीआई यूज हो रहा है, कितना डिजिटल पेमेंट हो रहा है, उसका एक डेटा भी लिख देना है। आखिरी में हम लोग क्या लिखना है, बढ़ती डिजिटल जो वो साक्षरता है, जो कि हर जगह पहुंच रही है, उससे इकोनॉमिक जो भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत प्रदान कर रही है, ये लिखना है हम लोग का। रोजगार विहीन विकास के बारे में ये द हिंदू में आर्टिकल भी आता है। इसमें क्या लिखना है, रोजगार विहीन विकास वह स्थिति है जब जीडीपी बढ़ता है लेकिन रोजगार सृजित नहीं होता, ये भारत में एक गंभीर चिंता बनी हुई है, ये हम इंट्रोडक्शन लिखना है। मुख्य भाग में लिखना है कि विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहन तकनीक है, ऑटोमेशन है, एमएसएमई की कमजोरी इसका कारण हो सकता है, कौशल असंगति है। इसमें जो सरकार का श्रम कानून है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ, हाल ही में इसका अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में लिख देना है। श्रम प्रधान क्षेत्र जैसे वस्त्र वाले क्षेत्र है,
जैसे इसमें वो भी जो हस्तकला उद्योग है इसके बारे में भी लिखना है, इसके प्रमुख कारण है। निष्कर्ष में क्या लिखना है, श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना है, कौशल विकास को हम लोग को बढ़ावा देना है, श्रम सुधार से रोजगार सृजन को बढ़ाया जा सकता है, ये भी लिखना है। सतत और फिर छठा प्रश्न है हमारा, ये भारत में एसडीजी 9 के बारे में बोला है, पर्यावरण स्थिति एसडीजी 12 और 13 के बारे में करते हुए आर्थिक विकास एसडीजी को कैसे, एसडीजी 8 की को कैसे बढ़ावा देती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एसडीजी हैं जितने, उससे हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसडीजी 9 क्या है, समावेशी एवं सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है, जो एसडीजी 9 एवं एसडीजी 12 और 13 से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, हरित प्रौद्योगिकी से ग्रीन टेक्नोलॉजी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, और अर्थव्यवस्था के उद्योगों में रोजगार सृजन है, प्रदूषण को नियंत्रित करना, एमएसएमई में नवाचार को बढ़ावा देना है। साथ में आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि पीएलआई जैसे योजना है जो कि हरित प्रोत्साहन कर रहे हैं, नीति समन्वय से भारत को संतुलित आर्थिक विकास को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी में हुई हाल की प्रगति, जैसे कि जीनोम एडिटिंग भारत की कृषि उत्पादकता और जलवायु प्रतिरोध प्रतिरोध क्षमता को कैसे परिवर्तित कर रही है, इसमें 2024-25 के विशिष्ट उदाहरण के लिखे। तो इंट्रोडक्शन में लिखते हुए साथ आपको जीनोम एडिटिंग क्या होता है ये भी आपको लिखना है। साथ में आपको क्रिस्पर 9 का भी वर्णन कर देना है, जो कि एडिटिंग में काम आता है। मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है, आईसीआर ने डीआरएन जो धन है, धन 100 जिसे कमला बोला जाता है, फिर पूसा है, पूसा डीएसटी राइस है, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। ये सूखा और लवन लवणता सहनशीलता को ये हम लोग को क्या करता है, 9 से 30% तक अधिक उपज देता है, और ये मीथेन उत्सर्जन की क्षमता क्षमता भी कम होता है इसमें। तो ये हम लोग को लिखना था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हमारा है कि इवेल्युएट द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल मीडिया से क्वेश्चन से। तो इसमें सोशल मीडिया और वैश्विक संचार एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। आजकल देख सकते हैं कि सोशल मीडिया है जो कि टीवी मीडिया का एक अल्टरनेटिव बन गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसा हो रहा है, कट्टरपंथ और उग्रवाद फैलाने में कैसा हो रहा है, इसके बारे में लिखना है हम लोग को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आतंकी संगठन इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनक्रिप्टेड मैसेज के द्वारा फंडिंग और नेटवर्किंग कैसे चल रहा है, ये लिखना होता है। फिर लास्ट में हम लोग को डिजिटल साक्षरता, कड़े साइबर कानून और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से हम लोग इसके ये लिख सकते हैं। नौमा हमारा क्या प्रश्न है, नौमा हमारा है परमाणु अप्रसार को, ये जरूरी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो कि ईरान के मामले में ये जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं, पूरा लिखना है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जिसे परमाणु अप्रसार आज भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, जिसमें आपको जो मुख्य भाग है उसमें एनपीटी सीटीबीटी के बारे में लिखना है, जो ईरान के साथ अभी हो रहा है उसके बारे में भी हल्का सा मेंशन कर देना है। बाद में निष्कर्ष में आप कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून लिखना है, निरस्त्रीकरण का प्रयास करना है, और विश्वास निर्माण का काम करते हुए इसे सीमित किया जा सकता है, ये लिखना है। 10वें में क्या है, मानव तस्करी के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में चर्चा करते हुए पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा एवं पुनर्वास में सरकार की भूमिका के उदाहरण के साथ लिखें। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, ये लिखते हुए आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मानवाधिकार को गंभीर उल्लंघन करता है, और ये वैश्विक स्तर स्तर पे एक बड़ी समस्या है, ये लिखना है। मुख्य भाग में आपको लिखना है गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, लैंगिक समानता, कमजोर कानून व्यवस्था है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें फिर बाद में क्या है, पीड़ितों को जबरन श्रम, यौन शोषण, बाल श्रम और अवैध गतिविधियों में लगाया जाता है। इसमें से आपको जो लिखना है लास्ट में कि एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट सरकार को लगाना चाहिए, विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रम पीड़ितों की सहायता करते हैं। बाद में सख्त कानून इसमें लाया जाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और इसमें बहुत सारे एनजीओ का आपको लिखने देना है, जैसे जो कि कैलाश सत्यार्थी जी का है, जो कि 2014 में नोबेल प्राइज जीते थे, उसके बारे में भी आपको लिख देना है। फिर अगला है हमारा, वर्षा और सिंचाई एक दूसरे का पूरक है, ये है जो कि क्योंकि कृषि क्षेत्र मौसम की परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ये लिखना होता है। तो आपको वही क्वेश्चन लिखना है आप पहले आप चूज करना जो कि आपको लिख सकते हैं, ऐसा ना हो कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो भारत की कृषि मानसून मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए वर्षा और सिंचाई एक दूसरे को पूरक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। बाद में आप लिख सकते हैं अनियमित वर्षा होती है, सिंचाई प्रणाली अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, जो है जैसे कि नहर, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई कृषि के स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। भारत में लगभग लगभग 50% कृषि भूमि सिंचित है, जिसमें से वर्षा पर बनी रहती है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे कि सिंचाई का महत्व बढ़ गया है, ये आपको लिखना है। अगला हमारा देखना है क्या, आय असमानता के बारे में लिखना है। इसमें आपको गिनी कोफिशिएंट के बारे में भी एक मेंशन कर देना है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि उनको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा ज़्यादा जानकारी है। अगला आय असमानता के बारे में, तो आय असमानता तात्पर्य समाज में आय के असमान वितरण से है, जो कि आर्थिक और सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। इसमें आप ऑक्सफैम रिपोर्ट के भी वर्णन कर सकते हैं, जिसमें कि 1% लोगों के पास लगभग 40% है जो कि वेल्थ है, ये भी आप लिख सकते हैं। मुख्य भाग में भारत में शिक्षा, कौशल और क्षेत्रीय विकास से इसका प्रमुख कारण है। इसके लिए प्रगतिशील कर प्रणाली, गुणवत्ता, शिक्षापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा करना, सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है, डीबीटी इसमें सहायक है। बाद में आपको लिखना है समावेशी विकास के माध्यम से आय समानता को कम किया जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा
कि वैश्विक आर्थिक तनावों, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स टेंशन एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब जो आयात निर्यात निर्यात संबंधी बाधाओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखेंगे कि जैसे अभी युद्ध हो रहा है इजराइल यूएसए और ईरान के बीच में, इसमें क्या प्रभाव पड़ा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, ये लिखना है। जैसे कि जो ट्रेड वार हो रहा है उसका वर्णन करना है, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होता है वो, और जीडीपी में कैसे हो, जीडीपी कैसे कम करता है ये लिखेंगे। इसमें जीडीपी में वृद्धि, रोजगार और निवेश प्रभावित होता है ये भी लिखना है। कीमतों के उतार चढ़ाव होता है ये आपको लिखना रहेगा। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखे व्यापार विविधीकरण करना, मतलब जहाँ से एक जगह बहुत सारा व्यापार हो रहा है, जैसे कि अफ्रीका में बढ़ाना है, साउथ अमेरिका में बढ़ाना है, साउथ ईस्ट एशिया में इसे बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना है, नीतिगत सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश के बारे में देखेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के निवेश के बारे में, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश आर्थिक विकास का आधार है, इस संदर्भ में भारत सरकार के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखना है आपको, बेसिक से लिखना रहेगा जिससे ज़्यादा को आप कॉम्प्लिकेट नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश आर्थिक विकास की बुनियाद माने जाता है, ये आप लिख दोगे। फिर क्या है कि स्वास्थ्य और शिक्षा मानव संसाधन उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। फिर आपको इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में था, जिसके हेड थे कस्तूरी रंगन, उसका मेंशन करना है। फिर स्किल इंडिया के बारे में लिखना है, जो कि ये वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। आगे हमारा क्या है, भारत में भूमि सुधार एक एजेंडा बना हुआ है, तो भूमि सुधार के बारे में आपको लिखना हुआ है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, भारत में भूमि सुधार में जैसे जमींदारी उन्मूलन हो गया, भू सीमाकरण हो गया, परंतु आज भी यह अधूरा एजेंडा बना हुआ है जो कि कृषि आधुनिकीकरण में बाधा है। आप ये 2020 में जो कृषि सुधार हुआ था उसका भी वर्णन करना है। बाद में आपको लास्ट में लिखना है कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, पारदर्शी, इसमें जितना भी है सिस्टम को पारदर्शी करना, भूमि समेकन करना, सुधार करते हुए क्रियान्वयन करना, और आधुनिकीकरण कर जैसे बढ़ाते हो आप इसमें उसका भी मेंशन कर सकते हो, जो कि सरकार की योजनाएं हैं। ये एक शायद योजना है स्वामित्व योजना, उसके बारे में मेंशन करना है भारत के भूमि सुधार से रिलेटेड। आगे हम लोग देखेंगे, हमारा 4 क्वेश्चन और बचा है, आगे हम लोग देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार की स्टार्टअप योजना के बारे में है। तो भारत सरकार के स्टार्टअप योजना का प्रौद्योगिकीकरण, हस्तांतरण, आर्थिक विकास और भारत के सर्वांगीण विकास का योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना है कि परिचय में ये स्टार्टअप योजना कब शुरू हुआ था, तो शायद ये शुरू हुआ था 2016 में, 16 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। अभी भारत है जो कि तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप में, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न हमारे यहाँ है, ये भी लिखना है। ये हमको लिखते हुए जाना है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया है। अभी शायद इंडिया में 69 है जो कि यूनिकॉर्न है 2026 का डेटा के अनुसार, ये आपको लिख देना है। बाद में आपको इसमें क्या लिखना है परिचय में कि भारत सरकार के स्टार्टअप योजनाएं हैं जो कि नवाचार, तकनीकें, हस्तांतरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख साधन बन चुकी है। इसमें आपको लिखना है सारे का वर्णन करना है, स्टार्टअप इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, फिर अटल इनोवेशन मिशन का लिखना है। फिर इसमें आप स्टैंड अप इंडिया के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसे मजबूत बनाना, आर्थिक आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से अग्रणी बन सकते हैं, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, को बायोटेक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसको उदाहरण के सहित लिखना है। तो आप लोग के इसमें क्या लिखना है कि जो आईटी हो गया, अंतरिक्ष हो गया, जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका में, तो इसमें आपको लिखना है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो आपके इसमें सबका वर्णन करना, आईएमडी के बारे में, इसरो के बारे में, साथ में आप इसमें मिशन लिख सकते हैं, इसरो के जो हाल के मिशन है उसका वर्णन कर सकते हैं, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन में जो सहायक है उसके लिखना है। बायोटेक में आपको इसके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगा, स्वास्थ्य सेवाओं और वैक्सीन विकास में सुधार लाती है। आप इसको 2020 का जो कोरोना के टाइम में वैक्सीन बनना, इसका आप एक उदाहरण दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में निरंतर निवेश, इनोवेशन, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है जो कि भारत के जीडीपी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगला हमारा क्या है, सुरक्षा विकास है और विकास सुरक्षा है। भारत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन सहजीवी संबंध का विश्लेषण कीजिए। सिक्योरिटी इज डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या, सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है, ये दोनों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारा लिखना था, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लिखा जा सकता था कि सुरक्षा के बिना निवेश और विकास संभव नहीं है, जबकि विकास से गरीबी, असमानता, असंतोष कम होते हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कारण इसका प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं। फिर इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं संतुलित विकास और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिलकर स्थिर और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आगे हमारा क्या है, औद्योगिक घटनाएं हो रही है, आतंकी हमले हो रहे हैं एवं आग जैसी मानव निर्मित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतिक सुझाएं।
तो इसमें क्या है कि इनके नियंत्रण हेतु सख्त सुरक्षा मानक करना चाहिए, नियमित निरीक्षण होना चाहिए, आपदा प्रबंधन योजना के बारे में लिखना है, तकनीकी निगरानी और प्रशिक्षण आवश्यक है, आतंकवाद रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना है, जागरूकता और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों को लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है, प्रभावी नीति, आपको पॉलिसी को अच्छे तरीके से आपको इसे लागू कराना पड़ेगा, तकनीकी और जन भागीदारी, जनता का सहयोग जरूरी है, इन आपदाओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये हमारा यूपीपीसीएस का जीएस पेपर 3 का फुल एनालिसिस था। ये आप लोग देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।